हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट को एक कहानी की फॉर्म में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंग्लिश में हमने इसको कवर किया है 6 पार्ट्स में। आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको हम कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम उस पर बात करेंगे। आई होप इससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये आपकी अपनी कहानी है। आपकी अपनी कहानी आपके पैदा होने से पहले, जब आप माँ के गर्भ में थे, जब आप छोटे थे स्कूल जाते थे, और आज जब आप बड़े हुए हैं, और कल जब आप बड़े होके एडल्ट होंगे, और फिर उसके बाद ओल्ड एज में आएंगे। ये सब आपके पास ही हैं लोग। अगर आप थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखें और ध्यान से उनको नोट करें तो आप बहुत इजी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टर्म्स की, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, मैच्योरेशन की, और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की। उन स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम इन चीज़ों को आपसे बात करें तो आप उसको किसी न किसी व्यक्ति के साथ, अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे के साथ जोड़कर, वयस्क की बात कर रहे हैं तो एडल्ट के साथ जोड़कर, एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं तो अपने आप अपने साथ जोड़कर इसको समझने की कोशिश करिए। रिलेट करिए चीज़ों को एक दूसरे के साथ। आप इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जनरली लोगों का सोचना और समझना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, एक ही टर्म है, एक ही मीनिंग है। पर यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ग्रोथ जहाँ पर हमारे हाइट और वेट और फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड है और अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी तक होती है, उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस की बात करते हैं। जबकि मेच्योरिटी के बाद भी जो कंटिन्यू रहती है और वो है स्टेज डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के अंदर हम बात करते हैं सारी तरह के चेंजेस की, क्वांटिटेटिव चेंजेस की भी और क्वालिटेटिव चेंजेस की, और ये लगातार चलते रहते हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है और इसमें सारे चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं। इन डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, ये प्रोग्रेसिव होते हैं और ऑर्डरली होते हैं। हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लाइफ से लेकर तब तक चलता है जब तक हमारी डेथ नहीं होती, और डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ भी उसका एक हिस्सा है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और सोशो इमोशनल प्रोसेसेस सब इंक्लूडेड होते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे इंक्लूडेड होते हैं। जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमें अपने जीन्स अपने पेरेंट्स से और फोरफादर्स से मिलते हैं, तो ये हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। कॉग्निटिव प्रोसेस हमारी एज और स्टेजेस के साथ हमारे सोचने समझने, चीज़ों को परसीव करने का और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब में हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सोशो इमोशनल प्रोसेसेस की बात करें तो कोई भी हमारे अंदर जो चेंज आता है वो क्यों आता है? इंटरेक्शन होने की वजह से आता है। हम एडल्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने नेबरहुड में इंटरेक्ट करते हैं, तो इन सब वजह से जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं वो सोशो इमोशनल प्रोसेसेस का हिस्सा होते हैं। आप में एक टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, जिसको हम LSP भी कहते हैं। इसको अगर आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसके कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला इसका है डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, हमेशा चलता रहता है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब एक ही डायमेंशन में इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर डिफरेंट डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशो इमोशनल प्रोसेसेस, सब तरह से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है और लगातार चल रहा है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें गेन और लॉसेस दोनों इंक्लूडेड हैं। अब गेन और लॉसेस से हम क्या समझते हैं? एक व्यक्ति जिसकी उम्र तो बढ़ रही है, जब उसकी उम्र बढ़ती है तो धीरे 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 उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, पर एक उम्र आने के बाद उसकी कार्य करने की क्षमता में, उसकी स्पीड में, उसकी एक्यूरेसी में धीरे धीरे ढलान आनी शुरू हो जाती है। तो एज के साथ उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वो ज़्यादा वाइज हो रहा है, पर कुछ चीज़ों के अंदर उसके अंदर कमी भी आ रही है। तो डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, गेन भी और लॉसेस भी। डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक होता है, मतलब हम इसे एक लिमिट के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। बच्चे के अंदर स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, उनको धीरे धीरे कोशिश कर कर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है।
कहा गया है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। अब हिस्टोरिकल कंडीशंस का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिए कि 50 साल पहले जैसे छोटे बच्चे समझते थे, सीखते थे, आज वो वैसे नहीं समझते और वैसे नहीं सीखते। आज उनके सीखने और समझने के तरीकों में बदलाव आया है। आज वो ज़्यादा स्मार्ट हो गए, नई तरीके से नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल कंडीशंस, टाइम का, इसका ओरिएंटेशन का, इसका सीखने और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर होता है। एक और चीज़ है कि डेवलपमेंट कॉन्टेक्सचुअल होता है। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको निकाल के अलग से बात नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर। बच्चे के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एडोलेसेंट के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, वो कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजर रहा है, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से जो गुजर रहा है उसके ऊपर क्या असर उसका आ रहा है। आइए बात करते हैं मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन में वो सारे चेंजेस इंक्लूडेड होते हैं जो कि हमारे जीन्स की वजह से होते हैं। ये एक कॉमन पैटर्न बनाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जिसके लिए हमारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनकी एक ऑर्डरली सीक्वेंस होती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मैच्योरेशन का रोल क्या है। अगर बच्चा मैच्योर होगा तभी वो पहले बैठना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा और फिर भागना सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा बैठने से पहले भागना सीख ले। बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आएगी, उसके फिजिकल मैच्योरेशन आएगी, तभी वो अपने माइलस्टोन्स को कवर कर पाएगा, तभी वो टाइमली बैठना सीख पाएगा, तभी वो टाइमली चलना सीख पाएगा और तभी वो टाइमली दौड़ना सीख पाएगा। इवोल्यूशन के अंदर हमारे स्पीशीज स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं जो हमारे सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये एक्चुअल जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसे हम जीनोटाइप कहते हैं, और ये जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जिस तरह से हमें दिखता है, जिस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो होता है फिनोटाइप। जैसे हम हाइट, वेट, आई कलर, स्किन कलर, इन सबको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये हमारा हुआ फिनोटाइप। और जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है जो हमें मिला है वो है हमारा जीनोटाइप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब जो भी हमें बायोलॉजिकली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो भी हमें जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से मिला है वो हमारी हेरिडिटी का हिस्सा है। और एनवायरनमेंट मतलब वातावरण, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो हम पर असर डालती हैं। कई बार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। कुछ लोग कहते हैं हेरिडिटी का असर डेवलपमेंट पर ज़्यादा देखा जाता है, और कुछ लोगों का मानना है कि एनवायरनमेंट का असर डेवलपमेंट पर ज़्यादा देखा जाता है। खाली हेरिडिटी और खाली एनवायरनमेंट, ये दोनों अलग अलग असर नहीं डालते, ये दोनों मिलकर असर डालते हैं। हमारा जो बिहेवियर, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो इन दोनों की वजह से होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। में ह्यूमन डेवलपमेंट में दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स दिए गए हैं, एक है यूरी ब्रॉनफेन-प्रेनर का और दूसरा है दुर्गानंद सिन्हा का। दोनों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों बात करते हैं किस तरह से बच्चे की जन्मजात जो क्षमताएं होती हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होने से बच्चे के डेवलपमेंट पर और ग्रोथ पर क्या क्या असर पड़ते हैं। तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे यूरी ब्रॉनफेन-प्रेनर के मॉडल को। जिस तरह से एक एनवायरनमेंट के अंदर बड़ा होता है, जिस तरह से एनवायरनमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, उसका असर उसके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर देखने में आता है। इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल, सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। इनमें इन्होंने मेजरली 5 लेवल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। जैसे बच्चे का जो क्लोजेस्ट होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम, और बच्चे का धीरे धीरे माइक्रो सिस्टम के बाद और लेवल्स जो हैं, हमने इसमें 5 लेवल्स की बात की है। सबसे क्लोजेस्ट लेवल है माइक्रो सिस्टम, और उसके बाद हम जब अंदर से बाहर की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट लेवल है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के बाद आता है एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम के बाद आता है मैक्रो सिस्टम, और सबसे आखिर में आता है क्रोनो सिस्टम। अब समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रो सिस्टम सबसे पहला और सबसे क्लोजेस्ट लेयर है बच्चे की। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक परिवार के अंदर आता है, उसका सबसे पहले इंटरेक्शन अपने परिवार के साथ होता है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ होता है, अपने रिलेटिव्स के साथ होता है, और फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ पर टीचर से इंटरेक्ट करता है और स्कूल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है। तो ये सब इसके माइक्रो सिस्टम में आते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे के क्लोजेस्ट होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो मीजो सिस्टम होता है।
मीजो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इंटरेक्शन होता है दो इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम के बीच में, जैसे एक परिवार का एक स्कूल के साथ, एक परिवार का स्कूल में टीचर के साथ। तो यहाँ पर हुआ मीजो सिस्टम, जिसके अंदर दो माइक्रो में इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है उसमें दो माइक्रो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, पर एक ही माइक्रो इंटरेक्शन के अंदर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बच्चा एक परिवार के अंदर है, उसके माता पिता काम करने के लिए किसी और जगह पे जाते हैं। माता या पिता में से किसी एक की ट्रांसफ़र होने पर जो घर के अंदर सिचुएशंस बदलती हैं, ट्रांसफ़र की जगह पर नई जगह पर जाना और बच्चे को नई जगह पर लेकर जाना, इसमें बच्चा एक ही जगह पर है पर पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? पेरेंट्स। पर उसका असर बच्चे के ऊपर भी आ रहा है। तो ये हुआ हमारा एक्सो सिस्टम, जिसके अंदर इंटरेक्शन तो दो माइक्रो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, पर एक ही के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर बच्चे के ऊपर भी उसका असर आ रहा है। जैसे कि घर में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई फैमिली के अंदर और पेरेंट की जॉब चली गई, उससे बच्चा भी प्रभावित हो रहा है। बच्चा उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बच्चा काम नहीं करता था, पेरेंट्स काम करते थे, और पेरेंट्स का जॉब जाने से जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आई उसका भी बच्चे के ऊपर असर आया। नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम की बात करें तो इसमें सारे सोसाइटी के इन्फ्लुएंसेस आते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें इंक्लूड होती हैं एटीट्यूड्स, इसमें इंक्लूड होते हैं बिलीव्स कि चीज़ों को कैसे परसीव किया जाता है, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं, क्या जेंडर नॉर्म्स हैं, मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, कंट्री का इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम क्या है। तो जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उस सोसाइटी का हमारे ऊपर क्या असर आ रहा है, ये सारा का सारा आता है हमारा मैक्रो सिस्टम के अंदर। और जो लास्ट लेवल है वो है क्रोनो सिस्टम का। और क्रोनो सिस्टम मतलब जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं उनका हमारे लाइफ कोर्स के ऊपर क्या असर होता है। ये लाइफ इवेंट्स कभी भी हो सकते हैं, बचपन में हो सकते हैं, बड़े होते हुए हो सकते हैं, पर जब भी ये होते हैं इनका कब असर, कैसे असर हमारे ऊपर आता है और क्या मेजर शिफ्ट्स होते हैं, ये सब आता है क्रोनो सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें तो इस तरह की स्टडीज़ भी की गई हैं कि अगर घर में, परिवार में माता पिता के बीच में सेपरेशन होता है या डाइवोर्स होता है, तो ये नोट किया गया है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा असर होता है वो बच्चे के ऊपर आता है पहले साल में डाइवोर्स के बाद, और धीरे धीरे जैसे फैमिली की कंडीशन स्टेबल होना शुरू हो जाती है तो बच्चा भी उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फैमिली इंटरेक्शन स्टेबल हो जाते हैं। पर जो चेंज आया जैसे डाइवोर्स का, तो उसके बाद सबसे पहले साल के अंदर बच्चे के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने में आता है। दूसरा मॉडल जो आपका एनसीईआरटी की कोर्स बुक में है वो है दुर्गानंद सिन्हा का इकोलॉजिकल मॉडल। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट को समझने के लिए किस तरह से इकोलॉजिकल कंडीशंस, किस तरह से एनवायरनमेंट, किस तरह से हैबिटेट असर डालता है और बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से प्रभावित होता है, इसके लिए दुर्गानंद सिन्हा ने इकोलॉजिकल मॉडल दिया। इनके अकॉर्डिंग दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, जिनमें एक लेयर होती है अपर और मोर विजिबल लेयर और दूसरी होती है सराउंडिंग लेयर। अपर और मोर विजिबल लेयर होती है, उसके अंदर होम, उसके अंदर स्कूल और उसके अंदर पीयर ग्रुप आता है। किस तरह से बच्चा इसके अंदर रिएक्ट करता है और लोगों से इंटरेक्शंस होते हैं और किस तरह से उसका असर बच्चे के ऊपर देखा जा सकता है। जैसे घर के अंदर जो जो चीज़ें हैं, जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह का स्पेस है, बच्चे के पास जिस तरह के टॉयज़ हैं, कितनी जगह है, किस तरह से वो काम कर सकता है, कितनी फ्रीडम है, तो घर की जो भी कंडीशंस हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट पे आती हैं। इसी तरह स्कूल के अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह के टीचर्स हैं, क्या टीचिंग मेथड्स हैं, तो इन सब का भी असर बच्चे दिखने में आता है। और जो उसका तीसरा है वो है पीयर ग्रुप। बच्चा जैसे जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बच्चे के पीयर ग्रुप का उसके बच्चे के ऊपर जो असर आता है वो भी इसी के अंदर आता है। फर्स्ट अपर एंड मोर विजिबल लेयर, दूसरी जो होती है सराउंडिंग लेयर, वो विजिबल नहीं होती, एक सटल लेयर होती है, और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो होते हैं जनरल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बच्चे के आसपास की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, बच्चे के पास खेलने की कितनी फैसिलिटीज़ है, क्या बच्चे के घर के आसपास वहाँ पर कोई पार्क वगैरह है, बच्चा क्या वहाँ खेलने जा सकता है, घूमने जा सकता है, किस तरह की सुख सुविधाएं हैं, किस तरह की इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स है, बच्चा किस
फैमिली को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, क्या कास्ट सिस्टम है, इस तरह के फैक्टर्स भी बच्चे के डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि यहाँ पर क्लास और कास्ट सिस्टम को थोड़ी मान्यता दी जाती है। इसी तरह जनरल एम्यूनिटीज़, बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पर किस तरह की सुख सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पर साफ़ पीने का पानी आता है, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, क्या वहाँ पे मॉल है, या वहाँ पर क्या और एंटरटेनमेंट के क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को समझने के लिए उन्होंने दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स दी, एक अपर विजिबल लेयर और एक दूसरी जो सटल लेयर है वो सराउंडिंग लेयर। जो अपर विजिबल लेयर है वो आपको दिखाई देती है, इसमें होम, पीयर और उसमें स्कूलिंग इसमें आती है, और सराउंडिंग लेयर के अंदर जनरल जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स और जनरल एम्यूनिटीज़ आती हैं। ये बच्चे के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट को समझने के लिए दुर्गानंद सिन्हा ने ये मॉडल दिया था। इस मॉडल का नाम है इकोलॉजिकल मॉडल, जबकि यूरी ब्रॉनफेन ने जो मॉडल दिया था उनके मॉडल का नाम था कॉन्टेक्स्ट व्यू ऑफ डेवलपमेंट। आइए बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की। इनके कौन सी स्टेजेस आती हैं, इनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स बड़े यूनिक होते हैं। हर स्टेज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक सीखने का टाइम होता है। कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि उस समय सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हर स्टेज के कुछ अपने करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। आइए इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहली जो स्टेज है वो है प्रीनेटल स्टेज। ये वो टाइम पीरियड है जब बच्चे को कंसीव किया होता है और तब से लेकर जन्म तक, मतलब फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल स्टेज, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। सेकेंड स्टेज है इन्फेंसी जो कि बर्थ से 2 तक की होती है। थर्ड स्टेज होती है चाइल्डहुड और इसके अंदर 2 सब स्टेजेस आती हैं, अर्ली चाइल्डहुड और मिडल और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड वो टाइम पीरियड होता है 2 से 6 साल का, और मिडल और लेट चाइल्डहुड होता है 6 से 11 साल का। अब चाइल्डहुड को 2 स्टेजेस के अंदर इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि इन दोनों सब स्टेजेस के अंदर बच्चे के अंदर बहुत तरह से डिफरेंसेस देखने में आते हैं। उनके सोचने समझने, उनके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर देखा जाता है। इसलिए चीज़ों को बेहतर समझने के लिए अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड और एडल्टहुड के बाद ओल्ड एज। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रीनेटल स्टेज की, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे के किस तरह से डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। उसका सबसे पहली चीज़ देखी जाती है मैटरनल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे इसमें मदर की एज क्या है, मदर किस तरीके का खाना खा रही है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, क्या वो खुश है या क्या वो उदास है, क्या उसे कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर भी आता है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, देखा गया है कि अगर मदर को जर्मन मीज़ल हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका असर बच्चे के ऊपर भी देखने में आता है, बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए मदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम अगर किसी तरह की बीमारी से ग्रसित होती है और कोई दवाइयाँ अपने आप ही ले लेती है तो उसका भी बच्चे के ऊपर असर आता है। तभी किसी तरह की दवाइयों को अपने आप लेने से मना किया जाता है। मदर अगर किसी भी तरह के ड्रग्स लेती है या कोई ड्रिंक करती है, अल्कोहल ड्रिंक करती है या सिगरेट स्मोकिंग करती है तो उसका भी बच्चे के ऊपर असर आता है। इन सारी चीज़ों को हम टेराटोजेंस कहते हैं। ये वो एजेंट्स और वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर मालफॉर्मेशंस होती हैं, डेवलपमेंटल सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं और कई बार बच्चे की इवन डेथ भी हो जाती है। इन टेराटोजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ड्रग्स, इन्फेक्शन, रेडिएशंस और पॉल्यूशंस, और इन सब का भी असर बच्चे के ऊपर देखा जा सकता है। स्टेज जिसकी हम बात करेंगे वो है इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर्स। बहुत लोगों का मानना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा हेल्पलेस क्रिएचर होता है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो कुछ कर नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ सर्वाइवल रिफ्लेक्सेस होते हैं। बच्चा चीज़ों को सूंघ सकता है, बच्चा स्मेल कर सकता है, बच्चा टेस्ट कर सकता है, बच्चा टच कर सकता है, बच्चा देख सकता है, और धीरे धीरे ये सेंसरी एबिलिटीज़ जल्दी जल्दी डेवलप भी हो जाती हैं। बच्चा ब्रीथ कर सकता है, बच्चा सक कर सकता है, बच्चा स्वॉलो कर सकता है, बच्चा बॉडीली वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, और धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपनी मदर की वॉइस को दूसरों के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों को वो धीरे धीरे सीखता है।
इसी तरह बच्चे का डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे ब्रेन के डेवलपमेंट से उसके अंदर और मेच्योरिटी आती है। नर्वस सिस्टम जैसे जैसे मेच्योर होता है उससे उसके फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। जहाँ हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं तो ये स्मॉल मसल ग्रुप्स की बात करते हैं। बच्चे के जैसे किसी चीज़ को ग्रास्प करने या किसी चीज़ को उठाने को, इसको हम एक्टिविटीज़ को फाइन मोटर स्किल्स में इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर हमारे लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रॉलिंग, जैसे स्टैंडिंग, जैसे वॉकिंग। आइए बात करते हैं बच्चे की सेंसरी एबिलिटीज़ की। बच्चे की अगर हम विजन की बात करें तो उसका जो विजन होता है वो एडल्ट विजन से कम होता है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ उसका एडल्ट विजन बढ़ जाता है और विद इन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उसका जो विजन होता है वो एडल्ट की तरह 20/20 हो जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद इमिडिएटली बात सुन सकता है। वो बहुत सेंसिटिव होता है फ्रीक्वेंसीज और साउंड की लेकर। वो अपनी माँ की आवाज़ को सुन सकता है, वो दूसरे एडल्ट्स की आवाज़ों को सुन सकता है, वो टच और फील कर सकता है, वो पेन को फील कर सकता है। बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर को और बहुत सेंसिटिव होता है वो पेन को। इसी तरह से बच्चे के अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर की स्टेज कहलाती है। यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग होती है वो सारी थ्रू सेंसेस होती है, इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब बच्चे के साथ इसका क्या रिलेशन है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए बच्चे के विजन के सामने से, बच्चे के उसके विजुअल फील्ड के सामने से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हटा दें तो क्या बच्चा उस चीज़ को मानता है कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है? इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और उसके अंदर पार्शियल ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टॉय को छिपा दिया गया है तो सबसे पहले तो बच्चा उसको नहीं ढूंढता जब वो बिल्कुल छोटा होता है, उसको लगता है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है और उसके साथ हम खेल रहे हैं और हमने एक टॉय को छिपा दिया, तो हमने जहाँ पहली जगह पे छिपाया है बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है और पहली जगह पे झांकता है कि शायद ये टॉय यहाँ पर छिपाया हो। इसी तरह इसको हम कहते हैं पार्शियल ऑब्जेक्ट परमानेंस। और धीरे धीरे इस स्टेज के लास्ट तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। बच्चा ये जान जाता है, ये समझ जाता है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इवन वो आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रही। तो ये होता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो पहले नहीं होता और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। बात करते हैं इन्फेंसी के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट की। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो किस तरह से बड़ों के साथ कम्युनिकेट करता है? वो अपनी बातों को समझाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से रोता है या अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है, और बड़े लोग अपने आप ही कोशिश करते हैं समझने की कि थ्रू जेस्चर्स या थ्रू रोने के बच्चा क्या समझाना चाह रहा है। तो शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर धीरे 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 बच्चे के अंदर कुछ जेस्चर्स के साथ बच्चे के अंदर कुछ अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। कूइंग और बैबलिंग शुरू हो जाती है, फिर हॉलो फ्रेज, वन वर्ड वो यूज़ करना शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे वो दो शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अगर बात करें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे का सबसे ज़्यादा इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके केयर गिवर्स के साथ। तो अगर उनको यहाँ पर खूब ज़्यादा लव मिलता है तो उनके अंदर एक ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है, जिसको एरिक एरिक्सन ने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहा है। अब बच्चे की सारी अगर ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो बच्चे को लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो वर्ल्ड है, एक सेफ प्लेस है, यहाँ पर रहा जा सकता है। तो उसे ट्रस्ट डेवलप होता है अपने केयर गिवर पे, अपने पेरेंट्स पे। वहीं पर अगर बच्चा रोता रहता है और उसे नहीं सुना जाता, उसे नहीं समझा जाता और उसे रोने दिया जाता है, तो बच्चे के अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है। उसे लगता है कि ये सेफ नहीं है या मेरी कोई नहीं सुनता। तो इस तरह के अंदर बच्चों के अंदर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इसमें साइको सोशल थ्योरी दी थी एरिक एरिक्सन ने, और इसकी इन्फेंसी की फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसको आपको याद है। इमोशनल डेवलपमेंट में आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टडी को भी याद रखना है, जो हार्लो और हार्लो की स्टडी थी, जिसमें बेबीज मंकीज़ को पैदा होने के बाद उनकी मदर से सेपरेट कर दिया गया था और बेबीज मंकीज़ को 2 एक्सपेरिमेंटल चैम्बर्स में रखा गया था,
6 महीने तक के लिए सरोगेट मदर के साथ। वहाँ पर जो एक सरोगेट मदर थी वो पूरी वायर से बनाई हुई थी, और दूसरी मदर बनाई हुई थी वो क्लॉथ से बनाई हुई थी, जिसको क्लॉथ मदर कहते हैं। और वो दोनों मदर्स ये बेबी मंकीज़ को फीड करती थी। तो इन बेबी मंकीज़ को उनका प्रॉपर मिल्क वगैरह सब कुछ मिलता था। बट एक जो थी वो वायर मेश से बनी हुई थी, और जो दूसरी थी वो क्लॉथ मदर बनी हुई थी। तो काफ़ी टाइम तक इनको स्टडी किया गया और देखा गया कि बेबीज मंकीज़ के अंदर प्रेफरेंस थी क्लॉथ मदर के लिए, और वो वहाँ पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते थे। इवन उन्हें नरिशमेंट तो दोनों से मिलता था, बट उनका एक्चुअल जो अटैचमेंट और कॉन्टैक्ट कंफर्ट था वो उनको क्लॉथ मदर से मिलता था। चैप्टर 4 के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और टर्म्स को समझा, और कवर की हमने 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस, प्रीनेटल स्टेज और इन्फेंसी स्टेज। बाकी के स्टेजेस को हम कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।